सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं दीपक कुमार आप सभी का एग्जाम बिल्ड्स एकेडमी के सेवा सुरक्षा सहयोग बैच में हार्दिक स्वागत करता हूं। आपको पता होगा हमारी जो एक क्लास है जो ज्योग्राफी की, उसमें हमने 3 लेक्चर हमारे कंप्लीट कर लिए थे, जिसमें हम ग्रह तक यानी कि प्लेनेट तक पढ़ चुके हैं। इसके बाद जो अगला हमारा टॉपिक होने वाला वो है हमारा अक्षांश। अक्षांश यानी कि लैटिट्यूड। देखो क्या होते हैं अक्षांश। अक्षांश यानी कि लैटिट्यूड बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। इस क्या होते हैं लैटिट्यूड, उससे पहले एक फिगर देखो भाई। जैसे ये हमारी क्या है, अर्थ। ये क्या है हमारी अर्थ। इस पृथ्वी को यानी कि अर्थ को 2 भागों में जो रेखा बांटती है उसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य यानी कि भूमि के मध्य भाग को बांटने वाली रेखा को क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, या फिर हम इसको इंग्लिश में इक्वेटर भी बोलते हैं, जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटेगी। और इस रेखा को भी विषुवत रेखा के नाम से भी जाना जाता है। विषुवत रेखा, इस रेखा को किसके नाम से भी जानेंगे हम, भूमध्य रेखा, इंग्लिश में इक्वेटर या फिर विषुवत रेखा के नाम से। और यह जो रेखा है यह पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। इस साइड वाला तो क्या होता है हमारा नॉर्थ हेमिस्फीयर, और ये वाला हमारा क्या होता है साउथ हेमिस्फीयर। यानी कि इस भाग को तो हम क्या बोल लेंगे, उत्तरी गोलार्ध, और इसको क्या बोल लेंगे, दक्षिणी गोलार्ध। अब भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर क्या किए गए हैं भाई, कुछ हमारे क्या खींचे गए हैं, कुछ रेखाएं खींची गई ऐसे इस तरीके से। भूमध्य रेखा से उत्तर में भी और दक्षिण में भी कुछ ऐसी रेखाएं खींची गई है, ऐसी कुछ रेखाएं खींची गई है। इन्हीं रेखाओं को क्या बोलते हैं हम, अक्षांश। लिखो, पृथ्वी की भूमध्य रेखा से उत्तर व दक्षिण में खींची गई रेखाएं अक्षांश कहलाती है। अक्षांश कहलाती है, ठीक है ना। क्या कहलाती है हमारी, अक्षांश कहलाती है, यानी कि लैटिट्यूड कहलाती है भाई, ठीक है ना। अच्छा भाई, ये जो रेखाएं हैं ये कैसे खींची जाती हैं भाई, ये खींची जाती है हमारी ईस्ट टू वेस्ट, यानी कि यहां से ऐसे खींची जाएगी, ऐसे खींची जाएगी, न कि ऐसे। यह रेखाएं पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई है, पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती हैं, की ओर खींची जाती है, ठीक है ना, खींची जाती है। और ये भाई कितनी खींची गई है ये दोनों साइड भाई, ये दोनों साइड, ये जो जैसे हमारी ये भूमध्य रेखा, इसको बोला गया 0 डिग्री। इक्वेटर को तो क्या नाम बोला गया, 0 डिग्री। और इस साइड तक यानी कि लास्ट तक कितनी है हमारी, ये लास्ट वाला बिंदु यानी कि नॉर्थ पोल क्या है हमारा 90 डिग्री, और जो साउथ वाला पोल भी है वो है हमारा कितना 90 डिग्री। यानी कि ये 0 डिग्री है, फिर 1 डिग्री है, फिर 2 डिग्री है, फिर 3 डिग्री है, ऐसे कब कहां तक है ये 90 तक है। अब क्वेश्चन फिर ये आता है भाई, यहां पे पृथ्वी पे टोटल कितने लैटिट्यूड खींचे गए हैं, यानी कि कितनी अक्षांश रेखाएं खींची गई। देखो भाई, जो ये हमारा कुछ बच्चे क्या करते हैं भाई 90 इस साइड है, 90 इस साइड है, तो इनका टोटल कितना सम बना लेते हैं 180। भाई ऐसा नहीं है, देखो ये 90 है ना, ये तो हमारा क्या है, ये कोई रेखा नहीं है, ये इनका क्या है हमारा उत्तरी गोलार्ध का आखिरी जस्ट बिंदु है, ये यहां पर कोई रेखा नहीं है। तो यानी कि 1 से लेकर के 89 तक रेखाएं खींची गई, यानी कि 89 रेखाएं तो कौन सी होगी हमारी, उत्तरी गोलार्ध की। उसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में भी कितनी रेखाएं हमारी 89, क्या है 89, ठीक है। और फिर बीच में ये एक हमारी कॉमन पड़ती है, कौन सी 0 डिग्री, और प्लस का क्या है इतना 1, यानी कि 179। पृथ्वी पर कुल कितनी अक्षांश रेखाएं खींची गई है भाई, पृथ्वी पर कुल 179 अक्षांश रेखाएं
खींची गई। ठीक है, जो ये अक्षांश रेखाएं हैं, जो ये हमारी अक्षांश रेखाएं हैं भाई, इनके बीच के भाग को, इनके बीच के भाग को किस नाम से जाना जाता है? जोन। लिखो यहां पे, दो अक्षांश रेखाओं के बीच के क्षेत्र को, दो अक्षांश रेखाओं के बीच के क्षेत्र को जोन या फिर कटिबंध के नाम से जाना जाता है, नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, क्या बोलेंगे इनको? जोन बोलेंगे। इस एरिया को क्या बोलेंगे हम? जोन। ठीक है ना, यानी कि 1 डिग्री और 2 डिग्री के बीच का जो एरिया है उसको किस नाम से जाना जाएगा? जोन के नाम से। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है भाई? दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। 111 किलोमीटर होती है। कितनी होती है इनके बीच की डिस्टेंस? 111 किलोमीटर होती है। ठीक है ना। अच्छा भाई, जो ये रेखाएं खींची गई हैं, ये किस पर्पज से खींची गई हैं भाई? ये हमारे क्या है, इसको मतलब जो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध है उनको टेम्परेचर यानी कि तापमान के आधार पर बांटने के लिए खींची गई है। देखो कैसे, सबसे एक क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता भाई, ये अक्षांश रेखाएं कैसे खींची गई है। देखोगे भाई कि इनको चाहे ऐसे खींचो या ऐसे खींचो, नहीं भाई, ये रेखाएं हमारे पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई है, यानी कि ईस्ट टू वेस्ट खींची गई है, ना कि वेस्ट टू ईस्ट। और इन दो रेखाओं के जो बीच की दूरी है उसको हम किस नाम से जानते हैं? कटिबंध। कटिबंध यानी कि जोन हिंदी में। ठीक है ना, कटिबंध जोन, कटिबंध जोन। ठीक है ना, बताया था कटिबंध जोन क्या होता है भाई? दो रेखाओं के बीच की दूरी को बोलते हैं कि क्षेत्र को क्या बोलते हैं? कटिबंध या फिर जोन। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध व दक्षिणी गोलार्ध को तापमान के आधार पर बांटा गया है। तापमान के आधार पर बांटा गया, तापमान के आधार पर। ठीक है ना, यानी कि जो है कटिबंध है, इसमें क्या किया गया भाई? टेम्परेचर को बताया गया। कैसे? पहला लिखो ट्रॉपिकल जोन, यानी कि उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय, ट्रॉपिकल जोन, ट्रॉपिकल जोन। जैसे कि हमारी क्या थी? अर्थ है, ये हमारी क्या है? इक्वेटर है, ये हमारा नॉर्थ हेमिस्फीयर है, ये क्या है? हमारा साउथ हेमिस्फीयर है। इसमें ये ऐसे रेखाएं खींची गई हैं। ठीक है ना, जिनको क्या बोलते हैं हम? लैटिट्यूड। कितनी है ये? 0 से लेकर के 90 तक, 90 डिग्री तक। जो 0 से 30 डिग्री के बीच का क्षेत्र है भाई, 0 डिग्री से 30 डिग्री का, उसको किस में रखा गया? उष्ण कटिबंधीय। अब जो हमारा सूर्य है ना भाई, वो किस पर चमकता है? इक्वेटर के ऊपर चमकता है। अब अगर इक्वेटर के ऊपर चमकेगा, जो 30 डिग्री तक का एरिया है भाई, इस पे क्या रहेगा? यहाँ पर सबसे ज्यादा कैसा मौसम रहेगा? सबसे ज्यादा गर्म, क्योंकि जब सूर्य हमारे बिल्कुल सिर के ऊपर होगा तो वहाँ का मौसम कैसा होगा? वहाँ का बिल्कुल गर्म होगा। जैसे कि आपने देखा होगा गर्मियों के महीने में जो सूर्य होता है हमारे बिल्कुल सिर के ऊपर होता है, और उस टाइम हमारे यहाँ पर क्या होता है? टेम्परेचर ज्यादा होता है। यानी कि 0 से 30 डिग्री नॉर्थ में भी और साउथ में भी क्या कौन नाम दिया गया? उष्ण कटिबंधीय, यानी कि ट्रॉपिकल जोन। यहां क्या होता है? यहां मौसम सदैव गर्म रहता है, गर्म रहता है भाई। ठीक है ना, रहता है।
इसके बाद जो अगला है दूसरे नंबर पर भाई, वो क्या है हमारा सब ट्रॉपिकल जोन, यानी कि उपोष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय, यानी कि सब ट्रॉपिकल जोन, सब ट्रॉपिकल जोन, सब ट्रॉपिकल जोन। सब ट्रॉपिकल जोन में कभी 30 से लेकर के 45 डिग्री, 30 डिग्री से लेकर के 45 डिग्री तक, नॉर्थ की भी बात हो रही है, साउथ की भी बात हो रही है, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा भाई, यहां पर पे आकर के सूर्य की किरणें क्या हो जाती, थोड़ी ही तिरछी हो जाती हैं, इसलिए इसके कंपैरिजन में, यानी कि ट्रॉपिकल के कंपैरिजन में यहां पर क्या होता है, थोड़ा सा कम तापमान होता है, ठीक है ना। यहां पर तापमान, यहां पर तापमान उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध की तुलना में कम होता है, कम होता है, ठीक है ना। 0 से 30 डिग्री तो हमारा क्या ट्रॉपिकल जोन है, यानी कि उष्ण कटिबंधीय है, और 30 से 45 क्या सब ट्रॉपिकल जोन है, यानी कि उपोष्ण कटिबंधीय है, ठीक है ना। अगला है भाई तीसरा भाई हमारा टेम्परेट जोन, यानी कि शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, यानी कि क्या बोलेंगे इसको, टेम्परेट जोन, टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन में नॉर्थ और साउथ में 45 डिग्री से लेकर के 60 डिग्री तक की जो रेखाएं हैं वो मेरी कैसी कहलाएंगी, वो कहलाएंगी शीतोष्ण कटिबंध, यानी कि वो क्षेत्र क्या कहलाएगा, यानी कि जो 45 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में लाई करता है उसको बोलूंगा मैं शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है ना। यहां पर आकर के क्या हो जाता है, सूर्य की किरणें बिल्कुल ऐसे तिरछी हो जाती है, कैसी हो जाती है, बिल्कुल तिरछी, और तिरछी होने के कारण यहां पर तापमान क्या रहता है, कम। सूर्य की किरणें, सूर्य की किरणें तिरछी होने के कारण, तिरछी होने के कारण यहां तापमान बहुत कम रहता है, बहुत कम रहता है, ठीक है ना। ये चीज तो हम प्रैक्टिकली भी सोच सकते होंगे भाई। देखो क्या आता है, जैसे हमारा जो जून जुलाई में होता है ना, तो सूर्य कैसे होता है, हमारे बिल्कुल सिर के ऊपर होता है, और सिर के ऊपर होता है तो उस टाइम पे जो टेम्परेचर होता है वो हमारा हाई होता है। लेकिन सर्दियों में नोट करना, दिसंबर जनवरी में जो सूर्य होता है वो ऐसे हमारे तिरछा हो जाता है, तिरछा, ठीक है ना। और तिरछा होने के कारण हमारे यहाँ पर क्या होता है भाई, सूर्य की किरणें तिरछी आती हैं, जिसके कारण हमारे यहाँ पर टेम्परेचर कैसा रहता है, कम रहता है, ठीक है ना। यानी कि अगर सूर्य यहाँ पे चमक रहा है तो ये वाला एरिया तो सीधी बात है यहाँ पे तो भाई ऐसे लाइट जाएगी, बिल्कुल यहाँ का तो गर्म होने वाला। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते चलेंगे सूर्य की किरणें क्या होती चलेंगी, तिरछी होती चलेंगी, और तिरछी होने के कारण वहां का तापमान क्या रहने वाला है, बिल्कुल कम होने वाला है। 45 से 60 जो चौथा है भाई वो क्या है मेरा, पोलर जोन, यानी कि ध्रुवीय, ध्रुवीय कटिबंध, कटिबंध, यानी कि पोलर जोन, पोलर जोन। ये कौन सा एरिया है, ये है मेरा 60 से लेकर के भाई 90 डिग्री तक का, सॉरी ये 66 है भाई, 66। ये क्या है मेरा 66 से लेकर के 90 तक। यहां पर भाई सूर्य की किरणें कभी कभार ही पहुंच पाती है, जिसके कारण यहां पर हमेशा क्या होता है भाई, बर्फ जमी रहती है, ठीक है ना। ध्रुवीय कटिबंध में क्या होता है, सूर्य की किरणें बहुत ही कम पहुंच पाती है, जिसके कारण यहां पर क्या रहता है, हमेशा ही बर्फ जमी रहती है, ठीक है ना। अब समझ में आ गया होगा, जो हमारे लैटिट्यूड है वो अक्षांश रेखाएं हैं, वो क्या करती हैं, टेम्परेचर डिफरेंस के बारे में बताती हैं। यानी कि जैसे कोई बोले भाई 60 डिग्री लैटिट्यूड, तो हम यहां से अंदाजा लगा सकते हैं भाई वहां का तापमान कैसा होगा। अगर कोई 66 डिग्री लैटिट्यूड के पास रह रहा है तो हम इस बात से आइडिया लगा लेते हैं भाई वहां का तापमान कैसा होगा। यानी कि लैटिट्यूड किसके लिए खींची गई है, टेम्परेचर डिफरेंस के लिए, ठीक है ना। इसके बाद देखो भाई जो अगला टॉपिक है वो क्या है हमारा, सोलस्टिस, यानी कि संक्रांति। संक्रांति क्या होता है, सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन,
यानी कि सूर्य के उत्तर में होने की स्थिति और दक्षिण में होने की स्थिति को हम क्या बोलते हैं, सोलस्टिस, संक्रांति। ठीक है ना। देखो क्या है संक्रांति, संक्रांति यानी कि सोलस्टिस। सूर्य के उत्तरायण यानी कि उत्तर दिशा में उत्तरायण व दक्षिणायन की स्थिति, दक्षिणायन की स्थिति को क्या कहा जाता है भाई, सोलस्टिस यानी कि संक्रांति। ठीक है। उससे पहले भी एक चीज देखो, जैसे ये हमारी क्या है अर्थ, और ये क्या है हमारी इक्वेटर, बताया था इक्वेटर यानी कि विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। अगर मैं इस विषुवत रेखा को मान के एक वृत्त खींचता हूं तो ये वाला जो मेरा वृत्त है ये क्या कहलाएगा, मेरा विषुवत वृत्त। और ये हमारा कैसा नॉर्थ भाग है और ये क्या हमारा साउथ भाग है। जो 23.5 डिग्री होगा लैटिट्यूड नॉर्थ के अंदर, कितने डिग्री, 23.5 डिग्री। इसको क्या नाम दिया गया अभी, इसको नाम दिया गया करक रेखा। क्या नाम दिया गया इसको, करक रेखा, करक रेखा। अगर मैं 23.5 डिग्री को मान के अगर कोई मैं वृत्त खींचता तो वो क्या कहलाएगा, मेरा करक वृत्त। ठीक है ना। जो 66.5 डिग्री है भाई नॉर्थ के अंदर, कितना 66.5 डिग्री, उसको नाम दिया गया है भाई क्या, आर्कटिक रेखा, आर्कटिक रेखा। और इसको मान करके अगर मैं कोई वृत्त खींचता हूं तो वो मेरा वृत्त क्या कहलाएगा, आर्कटिक वृत्त। ये तो बात होगी हमारी नॉर्थ हेमिस्फीयर की। इसी प्रकार साउथ में, इसी प्रकार साउथ में 23.5 डिग्री को किस नाम से जाना जाता, मकर रेखा, मकर रेखा। अगर मैं इसको मकर रेखा को मान के कोई सर्कल खींचता हूं तो वो क्या कहलाएगा, मेरा मकर वृत्त। और जो साउथ में 66.5 डिग्री है, 66.5 डिग्री है भाई, वो क्या कहलाएगी, मेरी अंटार्कटिक रेखा, अंटार्कटिक रेखा। और इसको मान के जो वृत्त खींचा जाएगा वो क्या कहलाएगा, मेरा अंटार्कटिक वृत्त। ये ध्यान रखना, नॉर्थ का 23.5 डिग्री क्या है, करक रेखा, नॉर्थ की 66.5 डिग्री क्या है, मेरी आर्कटिक रेखा। ठीक है। और जो मेरी 0 डिग्री है वो क्या कहलाएगी, मेरी विषुवत रेखा। और साउथ में 23.5 डिग्री क्या कहलाएगी, मेरी मकर रेखा। और साउथ में मेरी जो 66.5 डिग्री है वो क्या कहलाएगा, मेरी आर्कटिक रेखा। और इनको अगर मान के हम वृत्त खींचेंगे तो वो क्या कहलाएंगे, मेरे वो वृत्त हो जाएंगे, करक वृत्त, मकर वृत्त, विषुवत वृत्त वगैरह वगैरह। ठीक है ना। इस फिगर से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। अब बात करते हैं हम इसकी सूर्य के उत्तरायण व दक्षिणायन की स्थिति को। देखो उत्तरायण और दक्षिणायन का मतलब यही है भाई, जब सूर्य क्या होगा, उत्तर के अंदर हो या फिर दक्षिण के अंदर हो, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। सूर्य के उत्तरायण व दक्षिणायन की स्थिति। करक संक्रांति यानी कि जिसको बोलेंगे कैंसर सोलस्टिस, सोलस्टिस। एक और देखो, 3 चीजों में कंपैरिजन करते हुए पढ़ेंगे। अगला है मकर संक्रांति, मकर संक्रांति। ठीक है। कैप्रिकन सोलस्टिस। और तीसरा लिखो इक्विनोक्स यानी कि विषुव इक्विनोक्स। इन चीजों में हम कंपैरिजन करते हुए पढ़ेंगे। उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, एक फिगर बना लेते हैं। ये है हमारी अर्थ, ये है हमारी इक्वेटर, और ये है मेरा 23.5 डिग्री नॉर्थ के अंदर, नॉर्थ, और ये क्या साउथ। और ये है मेरा 23.5 डिग्री क्या
साउथ के अंदर, 23.5 डिग्री क्या साउथ के अंदर, यानी कि ये क्या है मकर रेखा और ये क्या है मेरी कर्क रेखा। जो हमारा सूर्य है भाई वो मैंने बताया कहां पर चमकता, इक्वेटर के ऊपर यानी कि 0 डिग्री यानी कि विषुवत रेखा के ऊपर। लेकिन क्या है भाई हमारी पृथ्वी क्या कर रही है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। जब वो चक्कर लगा रही हो रही है तो क्या होता है भाई, सूर्य की पोजीशन इक्वेटर से लेफ्ट और राइट यानी कि नॉर्थ और साउथ में होती रहती है। जब सूर्य की पोजीशन अर्थ के रिस्पेक्ट में यानी कि इक्वेटर की बजाय भाई कहां पर चली जाए, 23.5 डिग्री कहां पर, नॉर्थ के अंदर, यानी कि जब सूर्य यहां की बजाय मतलब यहां से कहां पर चला जाए 23.5 डिग्री नॉर्थ के अंदर, जब ये यहां पे पहुंच जाएगा तो भाई सीधी बात है ये 23.5 डिग्री पे बिल्कुल क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, लंबवत होगा। अब देखो भाई अगर ये यहां पर जाएगा तो क्या होगा, इस हिस्से को ज्यादा लाइट मिलेगी, इस हिस्से को ज्यादा लाइट मिलेगी यानी कि सूर्य यहां पे ज्यादा टाइम तक चमकेगा। यहां पर अगर ज्यादा टाइम तक चमकेगा तो कहने का मतलब यहां पर दिन बड़ा होने वाला है। लेकिन जब ये इक्वेटर पर था उस टाइम पे तो क्या था भाई, इसको भी बराबर लाइट मिल रही है, इसको भी बराबर लाइट मिल रही है। यहां पर तो क्या होने वाले थे, इक्वेटर पर तो दिन और रात बराबर होने वाले थे। लेकिन जब ये 23.5 डिग्री पर जाएगा तो नॉर्थ वाले हिस्से को क्या मिलेगी, लाइट ज्यादा मिलेगी, और लाइट ज्यादा मिलेगी तो यहां पर दिन बड़ा होने वाला है, ठीक बात है ना। लेकिन जब ये यहां पर चला जाएगा भाई तो फिर साउथ वाले में तो लाइट कम मिलेगी ना। यहां पर अगर सूर्य रहेगा नॉर्थ में तो लाइट ज्यादा मिलेगी सूर्य की, लेकिन साउथ वाले में तो कम मिलने वाली है ना। अगर साउथ में कम मिलेगी तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर रात बड़ी हो जाएगी, और यहां पर क्या हो जाएगा, मेरा दिन बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि लिखो कर्क संक्रांति क्या होती है, जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है यानी कि परपेंडिकुलर होता, लंबवत होता है तो इस दिन उत्तरी गोलार्ध, नॉर्थ हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा होता है, दिन बड़ा होता है। और यह स्थिति कब होती है, यह स्थिति होती है भाई 21 जून को। कब होती है, 21 जून को, यानी कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, सबसे बड़ा दिन होगा। लेकिन उसी दिन 21 जून को क्या होगा, दक्षिणी गोलार्ध में रात सबसे छोटी होगी, सॉरी रात सबसे बड़ी होगी। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में तो दिन क्या होने वाला, मेरा बड़ा होने वाला है। लेकिन दक्षिणी यानी कि मकर संक्रांति पर क्या नाम है, साउथ हेमिस्फीयर में 21 जून को सबसे बड़ी रात होने वाली, 21 जून को सबसे बड़ी रात होने वाली है, ठीक है। चलो ओके, अब क्या होगा, ये सूर्य फिर धीरे धीरे क्या करेगा भाई, इक्वेटर पर आएगा, और फिर इक्वेटर से ये फिर मूव करना शुरू करेगा कहां पर, साउथ के अंदर। साउथ के अंदर जब ये 23.5 डिग्री पर पहुंचेगा तो वो क्या होगी, मेरी मकर रेखा। यानी कि जिस दिन सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होगा तो सेम पोजीशन होगी, इस हिस्से को उस दिन ज्यादा लाइट मिल रही होगी, नॉर्थ वाले को कम मिल रही होगी। यानी कि जब 23.5 डिग्री साउथ में सूर्य परपेंडिकुलर होगा तो भाई साउथ में क्या होने वाला, दिन बड़ा होने वाला है। दिन बड़ा होगा तो नॉर्थ में क्या होगी, फिर रात बड़ी होगी, ठीक है ना। तो यानी कि मकर संक्रांति क्या होता है, जब सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होगा तो क्या होगा, दक्षिणी गोलार्ध में यानी कि साउथ हेमिस्फीयर में दिन बड़ा होगा, और दिन बड़ा होगा तो यह स्थिति कब होगी, 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को अगर दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होने वाला तो उत्तरी गोलार्ध में उस दिन क्या होने वाला, सबसे छोटा दिन। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन
कब होगा? 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर को, ठीक है ना। और यहां पर क्या होगा? 22 दिसंबर को क्या होगा? सबसे बड़ा दिन। और 21 जून को क्या होने वाली है? सबसे बड़ी रात। ये बात आ गई होगी समझ में कैसे हुआ भाई। फिर तीसरा बचता भाई इक्विनोक्स। इक्विनोक्स होता भाई जब सूर्य किस पर होता है? विषुवत रेखा पर। जब ये विषुवत रेखा के ऊपर होगा तो क्या होने वाला है? नॉर्थ में भी उतनी बड़ा दिन होगा और साउथ में भी उतना बड़ा दिन, उतना ही बड़ा दिन होगा, ठीक है ना। जब यानी कि पृथ्वी पर दिन व रात बराबर होगी, जब पृथ्वी पर दिन व रात बराबर होती है, बराबर होती है। और यह स्थिति पृथ्वी पर दिन व रात होने की साल में 2 बार होगी। यह स्थिति 2 बार होगी, 2 बार होगी साल के अंदर, होगी साल में। कैसे? देखो, इक्वेटर पर था, इस साइड गया, इससे वापस आएगा एक, फिर साउथ में जाएगा, फिर यहां से वापस आएगा दूसरा, हो गया ना 2 बार। यानी कि पृथ्वी पर दिन व रात बराबर होती है साल में 2 बार। कब कब आता है ये दिन? एक तो आता है भाई कब? 23 मार्च को, 23 मार्च को, और 21 सितंबर को, 21 सितंबर को, ठीक है ना। सॉरी उल्टा लिख दिया, 21 मार्च में 23 सितंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर को, ठीक है ना। 21 मार्च को और 23 सितंबर को। और इसको बोलते हैं हम, 21 मार्च वाले को तो बोलेंगे सर्द विषु है, सर्द विषु, और इसको बोलते हैं वसंत विषु है, वसंत विषु है, विषु है, ठीक है ना। 21वें मार्च व 23 सितंबर को क्या होने वाला है? हमारी पृथ्वी पर दिन व रात बराबर होने वाले, ठीक है ना। मेरे ख्याल से आपको इसके बारे में, लैटिट्यूड के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो अगला हमारा टॉपिक होने वाला है वो क्या होने वाला भाई? वो है हमारा लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड यानी कि देशांतर रेखाएं, देशांतर रेखाएं। जो ये सूर्य का उत्तरी गोलार्ध में चमकना और दक्षिणी गोलार्ध में चमकना, भाई ये चीजें रट्टा लगानी नहीं है आपको, ये चीजें ऐसे प्रैक्टिकली समझनी है, ठीक है ना। माइंड में भाई इस टाइम पे सूर्य की पोजीशन वहां पे है तो उस साइड को ज्यादा लाइट मिल पा रही होगी, उस साइड ज्यादा लाइट मिलेगी तो उस साइड पे पर क्या होगा भाई? उस टाइम पे वहां पर दिन बड़ा होगा, और इस साइड लाइट कम मिल पा रही होगी तो यहां पर क्या होगी? रात बड़ी होगी, ठीक है ना। चलो भाई, अगला जो हमारा टॉपिक है वो कौन सा? देशांतर यानी कि लॉन्गिट्यूड, यानी कि लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड। और वो क्या थे हमारे? वो थे अक्षांश यानी कि लैटिट्यूड। यह क्या लिखेंगे इसके बारे में? यह उत्तरी ध्रुव को, उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाने वाली रेखाएं हैं, मिलाने वाली रेखाएं, मिलाने वाली रेखाएं, ठीक है ना, रेखाएं। और वो किसको मिलाती थी? वो मिलाती थी ईस्ट टू वेस्ट को, ठीक है ना। ये कैसे खींची गई है? देखो एक ग्राफ से समझो, ये हमारी अर्थ है, ठीक है ना। ये इस तरीके से खींची गई भाई, इस तरीके से, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से खींची गई है, ठीक है। ये क्या है? हमारी लॉन्गिट्यूड है, यानी कि ये देशांतर रेखाएं हैं, ठीक है। अच्छा, और लेकिन हमने जो वो खींची थी वो कैसे थे? वो ऐसे खींची गई थी, वो ऐसे खींची गई थी, लैटिट्यूड, ऐसे। क्या खींची गई थी? लैटिट्यूड। यानी कि लेटी हुई रेखाओं को तो क्या बोलेंगे? लैटिट्यूड, यानी कि अक्षांश, जिनका क्या काम था भाई? टेम्परेचर वेरिएशन बताता था, उसके आधार पर हम क्या करते थे भाई? टेम्परेचर का मतलब अक्षांश को किस में बांटने के काम किया गया था? टेम्परेचर को बांटने की, ठीक है। लेकिन हमारी जो देशांतर रेखाएं हैं, देशांतर रेखाएं हैं, ये किसके लिए यूज की जाती है भाई? ये समय को, ये किसको मापने के लिए यूज की जाती है? ये यूज की जाती है समय को मापने के लिए, ठीक है ना।
तो बात आती है भाई टोटल हमारी जो है ना देशांतर रेखाएं कितनी खींची गई हैं। टोटल हमारी देशांतर रेखाएं हैं भाई 180 डिग्री तक तो खींची गई है, कहां पर, पूर्व में, और 180 डिग्री खींची गई है कहां पर पे, हमारे वेस्ट के अंदर। 180 डिग्री ईस्ट में और 180 डिग्री कहां पर, वेस्ट के अंदर। देखो कैसे, जैसे ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ये इसको तो मान लिया गया है क्या, मेरा 0 डिग्री, इसको तो क्या मान लिया गया है, इसको तो 0 डिग्री, ठीक है। और फिर ये है हमारा ईस्ट और ये है हमारा वेस्ट, ये नॉर्थ और साउथ है ही, ठीक है ना। इस 0 डिग्री से भाई 180 डिग्री देशांतर रेखाएं तो कैसे कहां खींची गई है हमारी, कहां खींची गई है हमारी, वेस्ट की ओर। टोटल कितनी खींची गई है, 180 डिग्री तक, ठीक है। और 180 डिग्री तक कितनी खींची गई है हमारी, 180 डिग्री तक खींची गई है पूर्व के अंदर, पूर्व के अंदर। तो अब कहोगे भाई जैसे हमने उसमें काउंट किया था 180 इस साइड, 180 एक साइड और 0 डिग्री बीच में ये, तो टोटल कितनी हो जाएंगे, 361। ऐसा नहीं है भाई, क्या है, देखो जो वेस्ट का 180 डिग्री है, जो वेस्ट का 180 डिग्री है और जो ईस्ट का 180 डिग्री है भाई, पृथ्वी गोल है ना हमारी, वो क्या करते, एक जगह पर जाकर के ऐसे मिल जाते हैं, क्या होते हैं वो, एक जगह पर जाकर के मिल जाते हैं। यानी कि टोटल हमारी कितनी है भाई, देखो 180 तो दोनों के अंदर कॉमन है, 180 तो क्या दोनों के अंदर कॉमन है, यानी कि 180 प्लस 180 360। इसमें से क्या होगा, 180 डिग्री तो मैंने क्या बताया कॉमन है, माइनस का 1, लेकिन बीच में फिर एक हमारी ये 0 डिग्री भी तो है, ठीक है ना, प्लस का 1, यानी कि टोटल हमारी देशांतर रेखाएं कितनी हैं भाई, 360। कुल हमारी देशांतर रेखाएं कितनी है, 360 हैं। और हमारे कुल अक्षांश कितने थे, हमारे कुल अक्षांश थे 179, ठीक है। अब देखो जो ये दो देशांतर रेखाएं हैं, इनके बीच का जो क्षेत्र है, इसको किस नाम से जाना जाता भाई, गोरे। किस नाम से जाना जाता, गोरे। देखो दो देशांतर रेखाओं के बीच के क्षेत्र को गोरे नाम से जाना जाता है, गोरे नाम से जाना जाता है भाई। लेकिन लैटिट्यूड में, दो लैटिट्यूड के बीच जो क्षेत्र था उसको किस नाम से जानते थे, जोन के नाम से। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर होती है। देखो दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर होती है, ठीक है ना, 111.32 किलोमीटर होती है, ठीक है ना। और उसमें कितनी होती थी, उसमें थी 111 किलोमीटर। देशांतर रेखाएं, सभी देशांतर रेखाएं लंबाई में बराबर होती हैं भाई। देखो सभी देशांतर रेखाएं लंबाई में बराबर होती हैं, सभी देशांतर रेखाएं लंबाई में बराबर होती है, ठीक है ना। सभी देशांतर रेखाएं क्या होती है, लंबाई में बराबर होती है। चलो अगला देखो, इसको अब जो ये चीजें, जो बात मैंने बताई है आपको समझ में आ गई होगी। अब जो अगले पॉइंट्स है वो हमारे फिगर से ही क्लियर होने वाले हैं, ठीक है। जैसे भाई हमारी है ना जो पृथ्वी है, कैसी है, गोल है, यानी कि आपने ग्लोब भी देखा होगा गोल। लेकिन अगर हम उसको ओपन करेंगे, जैसा कि हमारा मैप आता है शॉप पे जो मिलता है, वो कैसा आता है, सुकेर में आता है। यानी कि अगर हम उसको ऐसे पूरा ग्लोब को भी ऐसे खोलेंगे तो वो कैसे खुल जाएगा, इस तरीके से कुछ, ठीक है, कुछ इस तरीके से होगा, ऐसे ही मैप मिलता हमारा। ये हमारा मैप मैंने बोल दिया, ये हमारी क्या है, 0 डिग्री, और ये है कौन सा, वेस्ट। ये क्या है मेरा, ईस्ट। ये हमारी जो रेखा बताई 180 डिग्री वेस्ट की साइड, और ये 180 डिग्री क्या, ईस्ट।
ये जब इसको हम फोल्ड करेंगे ये कुछ इस तरीके से नहीं आ जाएगा भाई, 180 डिग्री और 180 डिग्री क्या हो जाएगा मेरा कॉमन होने वाला है, ठीक है ना। अच्छा देखो अब जो ये 0 डिग्री है भाई इसको क्या नाम दिया गया, इसको नाम दिया गया प्रधान मध्य रेखा, प्रधान मध्य रेखा इसको नाम दिया गया। यानी कि जो सारा का सारा टाइम है हमारा वो किसको लेकर के कैलकुलेट होने वाला, इसको लेकर के कैलकुलेट होने वाला है। यानी कि इस पर टाइम होगा हमारा 12 बज चुके हैं, तो मतलब जो टाइम में चेंज आएगा ईस्ट और वेस्ट में वो इसको मद्देनजर रखते हुए आएगा, ठीक है। और जो मेरी ये 180 डिग्री है भाई, 180 डिग्री है, 180 डिग्री को क्या बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, जिसको 1884 में घोषित किया गया था, 1884 में घोषित किया था, ठीक है। और जो ये मेरी प्रधान मध्याह्न रेखा है भाई, प्रधान मध्याह्न रेखा है, ये कहां से गुजरती है, ये गुजरती है इंग्लैंड के ग्रीनविच से, इंग्लैंड के ग्रीनविच से, ग्रीनविच से 0 डिग्री कहां से गुजरती है, क्वेश्चन बन जाता है प्रधान मध्याह्न रेखा कहां से गुजरती है भाई, इंग्लैंड के ग्रीनविच से, या फिर 0 डिग्री हमारी कहां से गुजरती है, इंग्लैंड के ग्रीनविच से। और जो 180 डिग्री है उसको क्या नाम दिया गया, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। जो ये हमारा मैंने बताया ये 0 डिग्री है भाई। अगर मैं इसमें ईस्ट की ओर जाऊंगा, अगर मैं क्या करूंगा, ईस्ट की ओर जाऊंगा, तो भी मेरा टाइम क्या हो जाएगा, प्लस। और अगर मैं इस तरफ जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, हमारा टाइम माइनस। कहने का मतलब अगर यहां पे 12 बजे हैं और मैं इस साइड ट्रेवल करना शुरू करूंगा तो मेरा टाइम क्या होता जाएगा, इसके कंपैरिजन में बढ़ता चला जाएगा। और इस साइड जाऊंगा तो क्या होता चलेगा, मेरा टाइम घटता चला जाएगा। अब बात आती है भाई कितना बढ़ेगा और कितना घटेगा। देखो जो हमारी पृथ्वी है वो अपना चक्कर कितने समय में पूरा करती है, वो करती है 24 घंटे में। और हमारे जो ये लॉन्गिट्यूड है ये कितने, 360, यानी कि भाई 360 डिग्री को कवर करने में पृथ्वी को कितना टाइम लग रहा है भाई, हमारा 24 घंटे, 24 घंटे। तो फिर 1 डिग्री को कवर करने में कितना टाइम लगेगा भाई, 24 बटे में कितना, 360, तो ये कितना है, 1/15 घंटे, 1/15 घंटे। इसको मैं अगर मिनट के अंदर कन्वर्ट करूंगा तो इंटू में 60 यानी कि 4, यानी कि 1 डिग्री को ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा, 4 मिनट लगने वाले हमारे, 4 मिनट, ठीक है। अब ये देखना है भाई हम इससे 0 डिग्री से कितने ईस्ट की साइड आए हैं, जितने ईस्ट की साइड आए हैं समझ लो उतना टाइम हमारा प्लस हो गया। इस 0 डिग्री से हम कितने इस साइड जा रहे हैं लॉन्गिट्यूड में, उतना टाइम माइनस हो जाएगा। अब जैसे आपको पता होगा जो हमारा भारत है वो कहां पर लाई करता है भाई, उत्तर पूर्व में, यानी कि नॉर्थ साउथ। कहां लाई करता है, उत्तर पूर्व के अंदर, ठीक है ना। यहां पे है हमारा भारत, ओके। और ये कितना है भाई, 82.5 डिग्री पर लोकेट है, 82.5 डिग्री पर लोकेट है, ठीक है ना। तो 82.5 डिग्री आगे हैं हम किस से, प्रधान मध्याह्न रेखा से। तो 82.5 डिग्री का मतलब है हम इससे कितना टाइम आगे हैं, देखो 82.5 इंटू में कितना भी 4, कितना आएगा, 330 मिनट, 330 मिनट। और 330 मिनट का मतलब कितना होता है, 5 घंटे 5 आवर 30 मिनट होने वाला है। अगर हम इस साइड है तो हमारा टाइम क्या होने वाला, प्लस। यानी कि जब यहां पर 0 डिग्री पर 12 बज चुके होंगे तो हमारे भारत में क्या टाइम होगा, मान लिया ये AM है तो यहां पे हमारा टाइम कितना होने वाला, 5:30 AM, 5:30 AM। और अगर हम यहां इस साइड होते 82.5 डिग्री तो हमारा टाइम कितना होने वाला था, तो उस टाइम पे हमारा टाइम होने वाला था 6:30 PM, ठीक है ना, 6:30 PM होने वाला था। लेकिन हम यहां हैं
तो हम क्या है इतना आगे, हाँ, ग्रीनविच मीन टाइम से। आपने अपने फोन की सेटिंग में भी देखा होगा क्या टाइम मिलता हमारा, GMT प्लस 5.30 ऐसा कुछ लिखा मिलेगा, यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम से हम कितना आगे हैं, 5.5 घंटे आगे। ठीक है, अब एक चीज और देखो, अब एक चीज और समझना, यहां से आपको इस बात का पता होगा, जो हम हैं अपना आजादी का दिवस 15 अगस्त को मनाते हैं, लेकिन जो पाकिस्तान है वो अपना आजादी का दिवस किस दिन मनाता है भाई, 14 अगस्त को। 14 अगस्त को मनाता है। जब दोनों देश आजाद हुए, जब दोनों देश आजाद हुए उस दिन तो सेम डेट थी, फिर वो 14 अगस्त को क्यों मनाता है? क्योंकि भाई देखो हमारी तो जो लोकेशन है वो 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन जो पाकिस्तान है वो हमारे से इस साइड पड़ता नहीं, यहाँ पे हमसे पहले आता है, उसकी लोकेशन भाई 75 डिग्री है। 75 डिग्री होने का मतलब है भाई 75 इंटू में 4, 75 यानी कि 300 मिनट, और 300 मिनट का मतलब कितना भाई 5 घंटे, 5 घंटे। यानी कि हम तो कितना आगे हैं 5.5 घंटे, और पाकिस्तान कितना आगे है हमसे, खाली 5 घंटे। ठीक है ना। तो यानी कि जिस समय यानी कि 15 अगस्त को हमारे यहां पर 12 बजे हुए थे, उस टाइम पे पाकिस्तान में 11:30 बजे हुए थे, और 11:30 बजे ये AM है तो ये इनका क्या रहेगा, PM रहेगा। तो भाई सीधी बात है, तो यहाँ पे 14 अगस्त है, तो यहाँ पे पाकिस्तान में कितनी तारीख होगी उस टाइम पे, 14 अगस्त। कितना टाइम होगा, 14 अगस्त। ठीक है ना। तो इस वजह से वो अपना आजादी का दिवस 14 अगस्त को मनाते हैं भाई, और कोई खास रीजन नहीं है इसका। ठीक है ना। ज्योग्राफिकल रीजन है उनका पहले दिन मनाने का। यानी कि भाई इस साइड आते चलेंगे हम तो क्या होता चलेगा, टाइम प्लस होता चलेगा, और इस टाइम आते चलेंगे तो कितना होता चलेगा भाई, हमारा माइनस होता चलेगा। कितना है यहाँ पे, 180 डिग्री है ना, ये 180 इंटू में 4 यानी कि 720, 720 बटे में कितना 60, यानी कि भाई 12 घंटे। यानी कि इस साइड, यहां से अगर हम इस साइड चले जाएंगे तो हमारा कितना प्लस हो जाएगा, 12 घंटे, और अगर इस साइड चले जाएंगे तो हमारा कितना होने वाला, माइनस के 12 घंटे। ठीक है ना। तो यानी कि यहां से लेकर के यहां तक कितना टाइम डिफरेंस है हमारा, टोटल 24 घंटे का। कितना टाइम डिफरेंस है यहां से लेकर के यहां तक का, टोटल 24 घंटे का। ठीक है। कहने का मतलब ये, अगर मैं इसको ऐसे फोल्ड करूंगा और अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा से, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा से अगर हम वेस्ट में चले गए तो कहने का मतलब हम पूरे 24 घंटे पीछे चले गए, यानी कि 14 तारीख है तो वहां पे कितनी होगी, 13 तारीख। और अगर हम उस 180 डिग्री से ईस्ट की साइड आगे तो हम कितना आगे आगे, पूरा एक दिन आगे आगे, यानी कि यहां का और यहां का टाइम डिफरेंस कितना है, 24 घंटे है। ठीक है ना। इसलिए भाई ऐसे भी लिखा मिलेगा आपको, ट्रैवल टू ईस्ट 1 डे मोर, ट्रैवल टू वेस्ट 1 डे लेस। ठीक है ना। मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन और यहां से आता भाई, देखो क्या नाम है, जो हमारे यहां 82.5 डिग्री है, ये इंडिया में भाई कहां से गुजरती है, लिखो 82.5 डिग्री भारत में, भारत में इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है, नैनी से गुजरती है, भारत के अंदर गुजरती है। ठीक है ना। इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। ठीक। अच्छा भाई एक चीज और देखो, जो ये हमारी 180 डिग्री है ना, जिसको अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा घोषित किया गया, ये बिल्कुल ऐसे सीधी नहीं है भाई। ये क्या बिल्कुल ऐसे सीधी नहीं है, ये क्या इसको ऐसे मोड़ा गया है। जब हमारा मैप देखेंगे तो हम देखेंगे जो 180 डिग्री है भाई, उसमें कुछ इस तरीके से है हमारा, कुछ इस तरीके से मैप है, यानी कि ये क्या है, लैंड, और ये क्या, वाटर। ठीक है। अब देखो अगर मैं उस लाइन को ऐसे खींचता तो भाई क्या होता, इस लैंड वाले पोर्शन पे टाइम अलग होता, इस पे अलग होता। तो क्या कर दिया गया, जहां पर लैंड आ रही थी उसको कुछ इस तरीके से मोड़ दिया गया। ठीक है ना। इसको अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को टोटल 8 जगह से मोड़ा गया है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को 8
भागों से मोड़ा गया है, भागों से मोड़ा गया है, ठीक है ना। यहाँ यानी कि जहां पर भी क्या था, समुद्र भी है, लैंड भी है, बीच बीच में जहां पर भी लैंड आ रही थी ना, तो मान लिया हमारा क्या करते हैं, मान लिया हमारा समुद्र है, ठीक है, ये हमारा समुद्र है, और इसके अंदर कैसे है, कुछ इस तरीके से हमारा मैप ऐसे कर लेते हैं, और वो ऐसे खींची जा रही, तो क्या कर दिया, उसको ऐसे कर दिया, फिर वापस ले गए, फिर वापस आ गया, कुछ इस तरीके से मोड़ करके, ताकि भाई जो लैंड वाला पोर्शन है उसमें टाइम का कंफ्यूजन ना हो, ठीक है ना। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को 8 भागों से मोड़ा गया है, ठीक है ना। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को कितने जगह से मोड़ा गया भाई, 8 भागों से मोड़ा गया है। ये थे हमारे क्या भाई, लॉन्गिट्यूड, और इससे पहले हमने क्या पढ़े थे, हमारे लैटिट्यूड, वो तो हमारे टेम्परेचर के बारे में बता रहे थे, और ये हमारे किसके बारे में बता रहे, ये हमारे टाइम के बारे में बता रहे, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं आपको ये जो बातें मैंने आपको बताई हैं ये आपको अच्छे से समझ में आई होगी। जो आज की क्लास है वो हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है ना। जो भी साथ के साथ हम पढ़ रहे हैं भाई, साथ के साथ उसको अच्छे से रिवीजन करते हुए चलना, ठीक है ना। देखो, अगर आप हरियाणा पुलिस के इस यहां तक आए हैं, यानी कि परी को कवर करके आए हैं, इसका मतलब ये तो है होगा नहीं बिल्कुल भी भाई आपको मतलब जीके के नाम पर कुछ भी नहीं आता होगा, आपको सब कुछ आता होगा, आपको जस्ट क्या है, रिवीजन की जरूरत है साथ की साथ, ठीक है ना। तो भाई टीचर के साथ साथ अपना अच्छे से रिवीजन करते रहना, ठीक है। चलो आज की क्लास में इतना रखते हैं, थैंक यू।